हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ एमसीआई एजुकेशन पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इस चैप्टर का बेसिकली कंसेप्ट देखेंगे कि हमें 10th क्लास में पहले कंसेप्ट पता होने चाहिए मैथमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको हम एबी बोलते हैं। इसके बाद तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एबी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एबी होता है, मैथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सो arithmetic progression होता है arithmetic progression या एक is a sequence of number। ये नंबर का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है नंबर का। सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे? सीक्वेंस का मतलब है पैटर्न, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया 2 4 6 8, ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। ये मैंने एक पैटर्न पढ़ा, ये तो हमें पता है इसके आगे फिर से हमारे पास सर्कल ही आना है, इसके बाद फिर से हमारे पास ट्रायंगल आना है। तो जनरली पैटर्न ही हम बचपन में पढ़ते थे। उसी पैटर्न में सीक्वेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, पैटर्न के कुछ टाइप्स होते हैं। इनमें से एक टाइप है हमारा सीक्वेंस का एक ही, एक टाइप है हमारे सीक्वेंस का एक ही। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। या फिर इसका दूसरा अगर डेफिनेशन हमें पता हो तो अ सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। एक ऐसी सीरीज, किसी भी नंबर की एक ऐसी सीरीज इसमें सारे नंबर जो हो वो इंक्रीज या डिक्रीज सेम अमाउंट पे हो रही। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये मैंने सीक्वेंस बनाया। अब ये एपी है या नहीं है इसको मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तो 2 के अगला नंबर हमारा 4, तो यहाँ से 4 माइनस 2 की वैल्यू बाई 2। फिर ऐसे ही अगला नंबर, अगला पेयर हो गया कंसेक्यूटिव 4 एंड 6। तो यहाँ पर जब हम लोग 6 एंड 4 को माइनस करेंगे इन दोनों को, 6 माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। फिर ऐसे ही हम लोग लास्ट पेयर लेते हैं इसमें 6 एंड 8। जब हम लोग 6 एंड 8 को माइनस करेंगे यानी 8 माइनस 6, दूसरे से हमेशा पहले को माइनस करना है, इसमें ये याद रखना। तो 8 माइनस 6 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2। तो अगर सारा हर एक डिफरेंस, हर एक कॉमन डिफरेंस, जनरली से कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो दैट मींस ये जो सीक्वेंस है ये एपी, दैट मींस ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई ये एग्जांपल है एपी का। तो एपी को हम कैसे चेक करेंगे? हर एक कंसेक्यूटिव पेयर का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। हर एक कंसेक्यूटिव दो टर्म्स देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पहला पेयर था 2 एंड 4, तो 4 माइनस 2 भी 2 आया, 6 माइनस 4 भी 2 आया और 8 माइनस 6 भी 2 आया, तो सब डिफरेंस 2 आया। और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब जब हमारी सीक्वेंस में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हो जिससे वो सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा हो या सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा हो, उस वैल्यू को जनरली हम पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगला ही टॉपिक है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने अभी बताया, द कॉमन डिफरेंस इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज एडेड ईच टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। ये वाली बात याद रखना कि कॉमन डिफरेंस एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो पूरी सीक्वेंस में हम ऐड करते जाए तो वो एक एपी बना देगा। और साथ ही में दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये जो है डिफरेंस है किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ये मैंने अभी पहले बताया। कभी भी याद रखना अगर एपी है तो उसके सारे डिफरेंसेस बराबर होते हैं। तो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये एग्जांपल दिया, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूं यहाँ पर, तो 5 माइनस 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर 4। 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 9 माइनस 5 which is equals to 4, and then मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 13 माइनस 9 is equals to 4। तो सारे डिफरेंसेस 4 के बराबर है। तो जो पहला डिफरेंस आया इसमें मैं डिनोट करूंगा D1 से, इसको मैं बोलूंगा कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस हम दो टर्म्स के बीच निकाल रहे हैं उसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये पहला कॉमन डिफरेंस है तो इसका सिंबल D1।
ऐसे मैंने दो कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, दूसरा वाला तो इसको D2, ऐसे तीसरा वाला कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो इसका सिंबल हो गया D3। अब AP को हमें सेटिस्फाई करने के लिए आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये AP है, या जो गिवन सीक्वेंस है ये AP है या नहीं है, इसके लिए आपको तीन कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और लास्ट में लिख देंगे हेयर D1 is equals to D2 and D2 is equals to D3, सारे कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हेंस दिस इज एन AP। ये तो हमने पढ़ लिया कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब AP में जो हमने सीक्वेंस लिखा, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया ये वाला, ठीक है, एक सीक्वेंस ले लेते हैं और एक मैंने सीक्वेंस बना दिया यहां पर, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे AP है या नहीं। सर बिल्कुल AP है क्योंकि 8 माइनस 4 की भी वैल्यू 4 होती है और 12 माइनस 8 की वैल्यू 4 है, 16 माइनस 12 की भी 4 है, 20 माइनस 16 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से D1 की वैल्यू भी 4 है। D1 निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। अब सर ये A2 A1 क्या है, तो याद रखना है A1, जो A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, इस A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, इस A2 का मतलब है सेकंड टर्म। तो इस सीक्वेंस के लिए A1 की वैल्यू कितनी होगी, इस सीक्वेंस के लिए अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं तो A1 की वैल्यू होगी 4 और A2 की वैल्यू होगी 8, ऐसे A3 की पूछ ले तो 12 और A4 की पूछ ले तो 16। तो जनरली टर्म्स को रिप्रेजेंट A से किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट T से किया जाता है। तो यहां से मैं D1 की वैल्यू, D1 का फॉर्मूला बना A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, D2 का फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 12, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ऐसे D3 निकालेंगे तो D3 की वैल्यू हो गई A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दिस इज ऑल्सो 4। तो यहाँ पर अब हमें इसको एक ही चेक करना था तो हम ज्यादा डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे, दो भी निकाल सकते हो और तीन भी निकाल सकते हो। तो हियर T1 is equals to T2 is equals to T3, therefore the given sequence is AP, the given sequence is AP। तो जनरली पहला क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज जब करोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है कि हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, चेक करना है वो AP है या नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि AP क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है और टर्म्स क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से AP है, और जब हम ये बता देंगे इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP बनाएंगे तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द मोर टर्म्स। क्वेश्चन में दो से तीन चीजें पूछी है। सबसे पहली चीज पूछी है कि चेक करो क्या ये AP है, दूसरी चीज पूछिए अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ, और तीसरा अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताओ, नेक्स्ट थ्री टर्म। तीन पार्ट्स में डिवाइड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे AP है ये नहीं है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कराऊंगा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट के लिए हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 5/2 D 7/2, ये। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले A1 लिखेंगे हम, 2 है, A2 की वैल्यू 5/2 है, A3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है एंड A4 की वैल्यू 7। चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ डेसिमल में चेंज कर दे रहा हूँ इसे, तो A1 की वैल्यू 2 हो गई, A2 की वैल्यू हो गई 2.5, A3 की वैल्यू हो गई 3 एंड A4 की वैल्यू हो गई 3.5। इसके बाद में यहाँ पर चेक करूंगा AP आएगी, तो AP के लिए मतलब D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था, सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ अगर 1 है तो इसके अगला नंबर पहले लिखोगे और उसके बाद वाला इसके छोटा नंबर बाद में लिखोगे। तो A2 की वैल्यू थी 2, सॉरी A2 की वैल्यू थी 2.5, 2.5 माइनस A1 की वैल्यू थी 2, 0.5 हुआ। ऐसे यहाँ पर D2
T2 की वैल्यू हो गई A3 माइनस A2, तो यहाँ T3 की वैल्यू आई थी A3 की वैल्यू आई थी 3 और A2 की वैल्यू आई थी 2.5, तो यहाँ से भी इसका आंसर 0.5। ऐसे हम निकालेंगे D3, तो D3 की वैल्यू हो जाएगी A4 माइनस A2, तो A4 की वैल्यू हो गई 3.5 माइनस 3 0.5, तो यहाँ पर here D1 is equals to D2 is equals to D3, therefore the given सीक्वेंस इज एपी। तो हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट खत्म हो गया कि जो हमें ये सीक्वेंस दी हुई है ये एपी है। अभी हमने ये प्रूव किया है। अब हम लोग अगला पार्ट डी निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई, सब जगह 0.5 है, तो डी की वैल्यू भी कितनी होगी 0.5। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट एक और आता है कि हम आगे की हम अगले टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने डेफिनेशन बताया था एपी का, तो जनरली क्या होता है एपी में कि हम जो डी की वैल्यू आई उससे ही सीक्वेंस में ऐड करो, ठीक है, जो भी डी की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 0.5 आ रही है डी की वैल्यू, तो जब हम लोग 3.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ से A1 A2 A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करोगे, जो A4 है उसमें D ऐड कर दो, A6 के लिए क्या करोगे, जो A5 है उसमें D ऐड कर दो, A7 के लिए क्या करोगे, A6 में एक पहली वाली टर्म लेना और उसमें D की वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग A4 की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में देखेंगे 3.5 में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे तो 4 आया, A6 की निकालेंगे तो A5 की वैल्यू 4 आई थी, 4 प्लस 0.5 तो 4.5, ऐसे ही हो जाएगा 4.5। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, तो A4 की वैल्यू थी मेरे पास 3.5, तो 3.5 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4, ठीक है। अब A5 की वैल्यू आई थी मेरी 4, इसमें 0.5 ऐड करूंगा तो इसका आएगा 4.5। फिर A7 के लिए A6 की वैल्यू आई थी 4.5 और 4.5 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो आएगा 5, तो हमने ऐसे निकाली वैल्यू से, ठीक है। अब आपको लिख रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे निकलेगा A5 A6 A7। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने चेक किया एपी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद हमने अगली 3 तक निकाली। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फोर्थ फोर्थ और ये थर्ड एंड फोर्थ कराता हूं मैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है रूट 3 तो अब इसका सेकंड पार्ट, रूट 6 रूट 9 रूट 12 एंड रूट 3 रह गया, सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में सबसे पहले चेक कर लो ये एपी है या नहीं, तो एपी के लिए A1 की वैल्यू रूट 3 है, A2 की वैल्यू रूट 6 है, A3 की वैल्यू रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं और रूट 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। तो D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू तो रूट 6, तो रूट 6 माइनस रूट 3। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि कभी भी अगर दो इरेशनल नंबर है तो माइनस नहीं होते, वो एज इट इज हम उनको छोड़ देंगे। हाँ, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अलग केस है, नहीं तो इसको एज इट इज नहीं छोड़ दो, कोई चेंज नहीं करना क्वेश्चन। D2 की वैल्यू A3 माइनस A2, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू रूट 9, तो रूट 9 की वैल्यू कितनी आई थी 3 और माइनस 2√3, तो इसका आंसर आएगा रूट 3। अब भाई हमें यहीं पर दिख गया आंसर हमारा, तो यहाँ पर जो है वो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, हेंस D1 सीक्वेंस इज नॉट A2। तो हमने ये यहाँ प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस हमें दी है वो AB नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास A स्क्वायर A क्यूब A4, थर्ड पार्ट A स्क्वायर A क्यूब A4। अब ये क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले एक ही चेक करेंगे
तो या A1 की वैल्यू है A, A2 की वैल्यू है A स्क्वायर, A3 की वैल्यू है A क्यूब और A4 की वैल्यू है A की पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू तो होगी A स्क्वायर और माइनस A, ऐसे D2, तो D2 की होती है A3 माइनस A2, तो A क्यूब माइनस में A3 माइनस में A2, तो A3 की वैल्यू है A क्यूब और माइनस A2 की वैल्यू A स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो कॉमन लेंगे तो आएगा अंदर A माइनस वन, इसमें कॉमन लेंगे A स्क्वायर आएगा A माइनस वन। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि D1 और D2 ही बराबर नहीं आ रहे। अब जब D1 और D2 ही बराबर नहीं है तो हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट लिंक्ड। तो जब तक एपी नहीं है तो हम टर्म्स भी आगे के नहीं बता सकते और कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन आए, नेक्स्ट थ्री टर्म नेक्स्ट फोर टर्म निकालने का क्वेश्चन आए, तो इस केस में आपको पहले चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क कर लीजिए, बार इसे ट्राई करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब अगला टॉपिक है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर्स में अक्सर सवाल आते हैं इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जी, चलो करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? हमने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसे बता रहा हूं मैं, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म पढ़ बताओ तो जनरली ये पढ़ के आए हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू। ऐसे ही तुमने अभी थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसकी भी जनरल फॉर्म होती है, तो इसकी जनरल फॉर्म हमने ये पढ़ी थी। अब यहाँ पेयर लग जाएगा तो यहाँ मल्टो, वो सब हमें पढ़ना है। तो जनरली जनरल फॉर्म क्या हो, तो जनरल फॉर्म याद रखना, जैसे हमने इक्वेशन की पढ़ी लीनियर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वैसे एपी की भी एक जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, क्या है जनरल फॉर्म? तो जनरल फॉर्म के लिए जनरल फॉर्म का एक फॉर्मूला है जनरली जिसमें आता है ए के साथ इसमें आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी। एक तो ए यूज होगा और एक कॉमन डिफरेंस यूज होगा डी। तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूं, बट जनरल फॉर्म को हम लोग पढ़ते कैसे, तो एपी को लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले आती है पहली टर्म जिसे हम बोलते हैं ए के बाद मैंने बताया था डी ऐड करते जाओ तो एपी बढ़ते जाएगा, तो जब डी ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस डी। अब इस डी में फिर डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, और इस डी में फिर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी डी। ये बात हुई। मैंने कहा हाँ, तो जनरली यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो है मेरी फर्स्ट टर्म है, ये जो है मेरी सेकंड टर्म है, ये जो है मेरी थर्ड टर्म है, ये जो है मेरी फोर्थ टर्म है। तो जनरली मैंने एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि अगर मुझे A6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसे ये लिख सकता हूँ A प्लस 5D। फॉर्मूला बहुत आसान है, जो नंबर यहां दिया डी में एक नंबर कम करो और ए को बाहर ऐड में डालो। ए 10 दे दे तो ए प्लस में 90। फॉर्मूला बहुत आसान है, जनरल फॉर्म करेंगे क्वेश्चन आगे। ठीक है, अब ऐसे ही टॉपिक आता है जनरल टर्म, तो सर फॉर्मूला होता है, तो जनरल टर्म बोल लेते हैं या फिर इसे nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दूसरी भाषा में nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का सिंबल सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में सिंबल आएगा, सिंबल ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म का सिंबल होता है an। कभी भी बुक में क्वेश्चन आ जाए फाइंड द nth टर्म, तो वह an फाइंड करेंगे। तो यहां से अब an का एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम पढ़ते हैं a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पर n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन से नंबर की टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है।
या यहाँ पर भी जो n की वैल्यू इधर आएगी वही n की वैल्यू इधर रहती है। मेजर डिफरेंस इतना ही है इसका। तो इसे जनरली कुछ बुक्स में tn से भी डिनोट किया है, तो tn के केस में भी फॉर्मूला सेम बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर a की जगह यहाँ आ जाएगा t। तो कंफ्यूज मत होना, nth टर्म के लिए हम a भी यूज कर सकते हैं और nth टर्म के लिए हम t भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में a से लिखा है, कुछ बुक्स में t। अच्छा, जो यहाँ पर n की वैल्यू है वही n की वैल्यू यहाँ होगी, हमेशा याद रखना। मान लो कि मुझे a5 की वैल्यू निकाल, सपोज a5 की, a6 ले लेते हैं, ठीक है, a6 की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। मैंने कहा हाँ, a की जगह a डाल दो, यहाँ पर n की जगह 6 डालो, तो a6 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस में 5t। तो देखो सेम फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला। हमने a6 की ऊपर निकाली तो भी a प्लस 5t आ रही थी, हमने ऊपर डायरेक्ट निकाला, बट नीचे हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, फॉर्मूला। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हो, या तो an फॉर्मूला याद रखो या डायरेक्ट याद रखो। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको an लिख के दिखाना, आप डायरेक्ट इस पे भी स्टेप पे आ सकते हो। ठीक है, तो जब an के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक है, इस बार खाली क्वेश्चन है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन क्या है। ठीक है, जब अपनी एनसीईआरटी का लास्ट पेज खोलोगे ना 80 का, तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है जो कि है अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, तो जनरली इसमें 3 टर्म्स हमेशा इंक्लूड होते हैं। एक एपी में मान लो 3 टर्म है, ठीक है, उन तीनों टर्म्स के बीच में रिलेशन है, जिस रिलेशन को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। जिसमें जो बी होता है वो बराबर होता है a प्लस सी बाय 2। जो बी होता है वो एक सबसे पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज के बराबर है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बुक में एग्जांपल दिया हमारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो 3rd नंबर में क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट ये कि सर अब इसको मैं 2 तरीके से कराना सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं। यहाँ वैल्यू बतानी क्या हो। ठीक है, पहले मैं कराता हूँ पिछले स्लाइड वाले फॉर्मूले से। ये हमें क्या दिया हुआ है, a1, a1 की वैल्यू 2 है, ये मुझे क्या दिया है, a3, a3 की वैल्यू 36 है। मैं a3 को और क्या लिख सकता हूँ, पिछली स्लाइड का सब याद हो, तो a6 को मैंने a प्लस 5d लिखा, तो ऐसे ही मैं a3 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d। अब a1 की वैल्यू तो हमेशा याद रखना, a1 हो और a दोनों ही फर्स्ट टर्म होती है, एपी के दोनों ही बराबर है। ठीक है, जो मैंने उधर nth टर्म का फॉर्मूला बताया ना, ये तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a1 लिखे या फर्स्ट टर्म a लिखो, दोनों ही सेम होता है। ठीक है, तो यहां से a1 की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 2, तो 2 प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई, 36। तो यहां से 2d की वैल्यू आई 34 एंड d की वैल्यू आई 17। अब d की वैल्यू 17 आई, हमें कौन सी निकालनी है टर्म, सेकंड। सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस d। ठीक है, सेकंड टर्म को a प्लस d तो बनेगा। मतलब क्या था, जैसे a6 को हमने लिखा a प्लस 5d, तो a2 को क्या लिखेंगे, a की जगह a, और मैंने बताया था d के साथ एक नंबर कम ले लो, तो d के साथ एक 2 माइनस 1 तो 1 ही होना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई थी 2 और d की 17, तो a2 की वैल्यू कितनी आई, 90। दैट मींस यहाँ आंसर क्या है मेरा, 90। अब एक इसका मैं कराता हूँ दूसरा मेथड, जो इजी लगे वो। पर याद रखना ये वाला जो मेथड है जो अभी कराया है, ये हर जगह वैलिड है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन में कराता हूँ दूसरे मेथड से। अब इसमें हम अर्थमेटिक मीन लगा देते हो, तो अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 बाय 2। अब ये सर a2 a1 a3 क्या है, ये सेकंड टर्म जो है a2, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये थर्ड टर्म है a3। ये फॉर्मूला हमेशा 3 टर्म्स के बीच लगेगा, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या आया, a1 का कितना वैल्यू है क्वेश्चन में 2,
और A3 का कितना वैल्यू 36 अपॉन में 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38 अपॉन 2, तो जो कि सॉल्व होने पे आएगा 9। मैंने कहा ये भी क्वेश्चन आ गया समझ में, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। आई होप अब हम कर लोगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें ना अर्थमेटिक मीन नहीं लग रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें अर्थमेटिक मीन नहीं लग रहा। अब इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लग रहा सर अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक में, अच्छा सॉरी, अर्थमेटिक मीन तो लग रहा है इसमें एक जगह। अगर मैं ये पेयर उठाऊं, ये पेयर उठाऊं तो इसमें अर्थमेटिक मीन लगेगा। तो मैं डायरेक्ट ए थ्री की वैल्यू ये लिख सकता हूँ, A2 प्लस A4 अपॉन 2। अर्थमेटिक में इन तीन के लिए लगाया है। ठीक है, अब क्या होगा आंसर यहाँ से सर, मैंने A2 की वैल्यू 13 है और A4 की वैल्यू नहीं पता। एक मिनट, A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 अपॉन में 2, तो 13 प्लस 3 16, 16 बाय 2 इज 8। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो हमें पता चल गई 8 है, ये वाली टर्म पता चल गई 8 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालनी है A1। तो A1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। तो T2 निकालेंगे हम। तो T2, T1 तो निकाल नहीं सकता, T1 के लिए हमें A चाहिए, तो A तो है नहीं, तो T2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी आई थी 8 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी थी 30, फिर माइनस का 5 आया। चेक करने के लिए D3 निकाल लो। D3 में फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। तो यहाँ A4 की वैल्यू हो गई 3 माइनस 8, ये भी माइनस 5 आई। यहाँ D की वैल्यू आ गई। तो अब इसको उठा लो, A2 की वैल्यू कितनी थी हमारी A प्लस डी। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमें निकालनी थी, A2 की वैल्यू पता है 13 है, A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू आई थी माइनस 5, ये उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और A की वैल्यू यहां से आएगी 18। खत्म कुछ। तो अर्थमेटिक मीन भी इसमें लगा एक जगह, एक जगह नॉर्मल भी यूज किया। ऐसे ही क्वेश्चंस को सारे ट्राई करो। ठीक है, आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब आते हैं एग्जांपल्स। अब वीडियो हम खत्म करेंगे, खाली 3 से 4 एग्जांपल्स रहेंगे, 10-15 मिनट की और क्लास है ये। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 10। तो 10th को हम क्या लिखेंगे 10, बिल्कुल सही। ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये सीक्वेंस दी है, इसकी 10th टर्म निकाल। ये तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये सीक्वेंस एक ही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है √2, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, A3 की वैल्यू √18, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ से T1 लूं तो T1 की वैल्यू होगी A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू है यहाँ पर 2√2, 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। यहाँ से जब मैं T2 की वैल्यू लूंगा तो यह है A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है यहाँ से 3√2 और 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2। तो यहाँ से D1 और D2 तो बराबर है, तो therefore the given sequence is AP। अब ये AP है, अब इसके 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस में 90, डायरेक्ट लिख दिया मैं। ठीक है, A प्लस 90। अब यहाँ A की जगह A पुट करो, A और A1 तो बराबर थे, मैंने बताया था, ये A1 और ये दोनों बराबर है। तो A की जगह आया √2 और प्लस 90, D की वैल्यू कितनी आई है √2, ये D1 और D भी बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो √2 प्लस 9 √2, तो दैट इज 10√2। ये हमारा आया आंसर। ठीक है, इजी था कुछ, आई होप आपको समझ आ रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन और ए बी। अब इसने दे दिया है कि भाई ये ए बी है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है 2011। ए बी दे दिया, देखो अगर क्वेश्चन में सीक्वेंस लिखा है तो उस केस में उसे ए बी प्रूफ कर, अगर क्वेश्चन में ए बी पहले से लिखा है तो डायरेक्ट सॉल्विंग। 830, ए की वैल्यू कितनी है भाई ए बी में 2,
डी की वैल्यू नहीं पता सर, मैंने निकाल लो, तो A2 माइनस A1 करो तो 7 माइनस 2 दैट इज 5। डी निकालना है ना, तो इन दोनों को खाली माइनस कर लो, ठीक है। अब यहां से मैं निकालूंगा 830, तो 830 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 29 डी, या A की वैल्यू 2 और प्लस 29 और डी की वैल्यू क्या आई, मैंने कहा ऊपर से देख लेते हैं 5, ठीक है। तो यहां हो गया 2 प्लस, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 145 आएगा, ठीक है, और इसका आंसर आया 147, अभी नहीं आया आंसर, आधा हुआ है। ऐसे अब निकालेंगे 820, 820 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 19D, तो A की वैल्यू 2 और 19 और D की वैल्यू थी 5, तो 2 प्लस में 95 सा 95 और 95 प्लस 2 97। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी 830 माइनस 820 की, तो 830 की जगह 830 आ गया 147 माइनस 97, तो 7 माइनस 7 0, 14 माइनस 9 5। इस इक्वेशन की हमारे पास ये आ गई वैल्यू। तो यही ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ये भी खत्म। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन से नहीं आते एक ही चैप्टर से, ठीक है, एक बार इसे देख लो और खुद से जरूर ट्राई करना। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7, और ये सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन आ चुका। तो अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले एपी बनाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ अगर डिवीजन लिखा है मल्टीपल लिखा है तो ये डी है, क्वेश्चन में निकालना नहीं है शॉर्टकट, सीधे डी ले लेना है इसे। तो यहाँ पर एपी बना रहे हैं, एपी से पहले मैं यहाँ स्टेटमेंट डाल देता हूं कि मेरे को डी कितना पता है, मेरा 7, ठीक है, डी मुझे पता है मेरा 7 है। अब मेरे को चाहिए एपी, तो पहला सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 100। तो ये रफ बता रहा हूं, इसे एग्जाम में नहीं करके देखना है। तो पहले 100 को 7 से डिवाइड कर दो, डिवीजन करने पे, ठीक है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, मेरे हिसाब से वो 105 हो। आप पूछोगे सर आपने ये मेरे निकाला है क्यों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि हमने ये डिवाइड किया क्यों, है ना, ठीक है। तो सो द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 6 डिवीजन, जब मैं इसका डिवीजन करूंगा ना, और तो ये 14.2 आया। तो इसका सबसे छोटा वाला हिस्सा देखना कौन सा है, सबसे छोटा, इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है राउंड ऑफ पे, जो कि है 40, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, पहला मुद्दा ये आया। दूसरा, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है ये आया। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आंसर है ना, इसे बड़ा नंबर ढूंढो, 14.2 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है 50, बिगर नंबर ढूंढना है, दैट इज 15। मैंने कहा अब 15 आया, तो अब याद रखना यहाँ पर एक स्टेप और, जो ये नंबर आया था 15, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 15 इंटू 7 कितना हुआ 105। तो सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो क्या है हमारे पास 105, और 105 में 7 ऐड कर दो, 112 में 7 ऐड कर दो 119। अब ये तो कुछ नहीं था, फिर ये तो ना तुम ऐसे भी निकाल लो, ये कैसे निकाली, फर्स्ट ऑफ जो भी नंबर दिया है उसे स्मॉलेस्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट से डिवाइड कर दो। अब जो भी क्वेश्चन आया उसके ना एक बाद वाला ढूंढना, स्मॉलेस्ट तो क्वेश्चन का 14 है, अब 14 से बड़ा एक नंबर जो नेचुरल है वो है हमारा 15,
अब इस 15 को जो नंबर ऊपर डिवीजन में दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 वो मिल जाए। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बिगेस्ट, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7। अब इसको कैसे निकालेंगे? आवाज आ रही है आप? तो एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपको समझ आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट जो भी है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। अभी ये खाली कंसेप्ट चल रहा है, इसके बाद हमारे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस और मिलेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे सर इसके बाद? मैंने कहा आप पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। ये तब करना है जब स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट जो कि डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? मैंने कहा उसके लिए बड़ा नंबर ढूंढो। बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। अब इस 99 को 7 से वो डिवाइड कर दो। क्या है इसके बाद कुछ भी पॉइंट पर आ सकते हैं। चलो पॉइंट वाले डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, साथ परसेंट में यहाँ भी तो पॉइंट जब यहाँ लगेगा तो दो आएगा, 7 7 45। यस, तो 142.6 दैट इज अवर डिवीजन, 142.6। जबकि अपने एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन जब मैच करोगे ना तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है अराउंड, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ, 30th नंबर। ठीक है, तो 142.714 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका इंटीजर पार्ट लेना खाली, उसमें तो इससे बड़ा ले रहे थे, इसमें खाली ये वाला पार्ट लेंगे। तो ये वाला पार्ट कितना है हमारा? 142। अब ये जो 142 आया इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो लास्ट डिजिट नंबर तो बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का वो 994 है। तो ये वाला स्टेप एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट फाइंड करना हो तो पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को 7 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको एक बाद वाला नंबर लेना और उसको मल्टीप्लाई 7 से। एक बाद का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बाद वाले ले लो, जैसे 14.2 है तो 14.2 के बाद 15 आता है, 14.8 के बाद भी 15 आता है, तो मल्टीप्लाई 7 से करा। अब सबसे बड़ा नंबर के लिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लो और उसको 7 से डिवाइड करो, और जब डिवीजन कर दोगे तो जो आंसर आएगा ना बस इसका इंटीजर वाला पार्ट लेना इतना, और इतने को 7 से मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन है हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का मतलब कितने। अब कितने के लिए कभी भी एन की वैल्यू निकालनी, ये रूल याद रखो, जब एसएन करेंगे ना सम ऑफ एन टर्म तब भी आएगा। तो अब यहाँ पर ए एन कितना है लास्ट टर्म। अच्छा, एक और चीज याद रखना, वो धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि अभी हम ज्यादा करेंगे नहीं आज। तो जो मैंने ए एन कराया ना, तो ए एन का मतलब ना लास्ट टर्म ही होता है। ये जो ए एन है, ये ए एन जो है, इस ए एन का मतलब लास्ट टर्म ही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म कितनी है? 994। अब इस एपी में कितनी टर्म्स है वो फाइंड करें, तो एन का फॉर्मूला ओपन कर दो। तो ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, तो यहाँ से n माइनस 1 7 मल्टीप्लीकेशन में इसका आंसर आएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू भाई मेरी आएगी। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे n की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो टोटल ऐसी 128 टर्म में 3 डिजिट नंबर, यानी टोटल 3 डिजिट नंबर कितने 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये वाले दोनों कंसेप्ट याद रखना और उसके बाद सीधे एन मान लेना, लास्ट लास्ट वाले टर्म एन है तो उसके बाद ए का फॉर्मूला जैसे ओपन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, जो बाकी का बचेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। एक फ्लावर बेड है, मतलब ऐसा फ्लावर बेड होता है ना बगीचा। ठीक है, इस ऐसे
टोटल 23 रोज है, तो 21 जो है, अच्छा 23 रोज फर्स्ट रो में है, तो ऐसे फर्स्ट रो में ना 23 प्लांट्स ऐसे लगा दिए, ऐसे 23 होंगे। सेकंड में 21 है ऐसे, और ऐसे ही 5 रो लास्ट में है, 5 प्लांट लास्ट में, बीच में पता नहीं कितनी रोज और होगी। ठीक है, हमें ये नहीं पता बीच में कितनी रोज है, ये नहीं पता हमें कितनी। लास्ट का पता है, लास्ट में 4 है और स्टार्टिंग का पता, तो एपी क्या बनेगी, स्टार्टिंग का कितना था 23, फिर 21 और लास्ट में कितने आ गए 5। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। आसान था क्वेश्चन, एन की वैल्यू 5, या आप फॉर्मूला ओपन कर दो, अब ए की जगह ए डाल दो, डी की जगह डी, ठीक है, तो 5 माइनस 23, तो n माइनस 1 की वैल्यू आई 23, अच्छा सॉरी डी की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी ना, डी, तो 21 माइनस 23 -2, हाँ यहाँ गलती हो गई है, जब -2 आएगा, ठीक है, 9 और n की वैल्यू होगी 10, तो टोटल रोज कितनी है 10 है, बस यही क्वेश्चन था, खत्म हो गया, ठीक है, इतना याद है, ठीक है, ये लास्ट ही है, एक ये भी कर लेते हैं, 3 टर्म्स दिए, तीनों जो है एपी की टर्म्स है, ठीक है, ये ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पर y की वैल्यू, तो हमें ये पता है कि A2 माइनस A1 जो है बराबर होगा, अच्छा सॉरी ऐसे मत लिखना इसे, हमें ये पता है कि AB है तो D1 बराबर D2 होता है, ठीक है, D1 की जगह हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और D2 की जगह A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू ये हो गई और A1 की वैल्यू ये हो गई, और A3 की वैल्यू ये हो गई और A2 की वैल्यू ये होगी, ठीक है, तो 3y से 3y कैंसिल, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2y, और ये हो गया -4, ये उधर जाएगा तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू आ गई 5, ये हमारा आंसर हो, ठीक है, ठीक है, ये मैं अगला कंसेप्ट काट दूं, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हम आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन हमें पता चल जाए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड बाय।